कभी एक दिन ऐसा भी था जब मम्मी को मैं ये बनाते हुए देखती थी, तो मैं सोचती थी कि ये मैं कैसे बना पाऊँगी? ये तो मुझसे कभी बन ही नहीं सकता। कई बार मम्मी ने कहा कि अरे मीनू, ये बहुत आसान है, ये लड्डू तो तुम बना सकती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भाई, कहने की बात है, पर मुझसे बिगड़ गया तो, नहीं बना तो क्या करूँगी? वहाँ पर कुछ अगर खराब भी हो गया तो उसे सुधारेगा कौन? अब लग रहा है नहीं भाई, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। घर गृहस्थी जब शुरू करती हैं ना लड़कियां, तो सब धीरे धीरे सीख जाती हैं। बस देखते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़कियां काम ही करें घर में, तभी लगेगा कि भैया बड़ी कामकाजी बिटिया है, वरना तो कुछ कर ही नहीं सकती हमारी बेटी। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि एग्जाम्पल हूँ मैं, जीता जागता उदाहरण हूँ मैं यार। मतलब मैंने पहले कभी ऐसे लड्डू सड्डू बनाए नहीं थे, सिर्फ खाए थे। जो कि मैं अब बना रही हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, वो मेरे पूरे 4 घंटे का काम है, लेकिन आपको सिर्फ 23 मिनट में दिख जाएगा। तो शाम 7 बजे मैंने शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टिंग ये थी कि कुछ ऐसे डब्बे जो खाली हो रखे थे या आधे ऊधे भी थे और पैकेट यूं ही रखे हुए थे, तो मैंने चलो रिफ़िल करते हैं। तो सबसे पहला पैकेट आपने देखा, मैंने चने की दाल खोली। हालांकि डब्बे में आधी थी, लेकिन वो पैकेट भी अलग से संभाल के रखना पड़ रहा था, तो मैंने कहा डब्बा पूरा कर लेते हैं। सेम ऐसे ही ये मूंग की दाल थी, आधा पैकेट डला हुआ था, एक पैकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो जो स्पेयर में डब्बे थे, तो फिर मैंने उसको भी रिफ़िल किया। क्योंकि डब्बे में पूरे पूरे रहेंगे तो सही है। कई बार कुछ चीज़ें हमें लगता है डब्बा खाली हुआ तो लगता है लेना है मार्केट से, लेकिन ऑलरेडी है स्टॉक में। तो इसलिए मैंने वो सारा स्टॉक मार्केट अपना फुल किया है, आज डब्बे खाली किए हैं। तो ये सब करते कराते भी तो आधा घंटे लग ही जाते हैं। तो सबसे पहले चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर मैंने ये सफ़ेद तिल भरी है, और हाँ, ये न्यूट्रीला का डब्बा भाई, ये भी मैंने भर लिया है। तो अब आज बारी आती है तुअर की दाल की। तूर दाल हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं बोल देती हूँ ये तो एक सीटी में पक जाती है, और ये तो ऑर्गेनिक है, अनपॉलिश्ड है। तो फिर सवाल आते हैं कौन सा लेते हैं, पैकेट पास से दिखाएं। ये फ्लिपकार्ट से लेते हैं हम ये तूर दाल। और बाकी अगर हम डी मार्ट गए तो हम सारी ग्रोसरी डी मार्ट से ही लेते हैं। लेकिन ये गृहस्थी नाम की चीज़ ऐसी होती है, ये हर दिन घटती है। तो जब घटती है तो फिर अब मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो ये तुअर की दाल है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का ही भी ले लेते हैं, एक आता है उनका संजीव कपूर वाला जो ब्रांड है, वो भी लेते हैं कभी कभी। और ये दोनों ही सेम एक जैसी हैं, तो वो भी भर लिया है तुअर दाल भी। और ये बेसन का पैकेट है सम्राट, तो ये भी इसमें रिफ़िल कर लिया। थोड़ा सा बचा हुआ था 1 कप के करीब डब्बे में, तो ये भी पूरा पैक कर लिया। थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ है ना, क्योंकि पूरा पूरा इसमें आ जाता है 2 किलो इस कंटेनर में। मेरी सारी किचन की जितने भी कंटेनर्स हैं सारे टपरवेयर हैं, और मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं, मतलब अपने कंटेनर्स में मुझे कोई मसले नहीं होते। 2 चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं मुझे, एक तो स्पेस कम लेते हैं। मेरे जो मरून ये अलमारी दिखती है ना यहाँ किचन में, बस सारी गृहस्थी इसी में रखी रहती है, यानी इसमें ज़्यादा डब्बे आ जाते हैं। क्वांटिटी अच्छी खासी, मतलब इसमें इनफ हो जाती है। 2-2 किलो के भी बहुत सारे डब्बे हैं, और 1 किलो के भी हैं, आधा किलो वाले भी हैं। हर साइज़ का डब्बा है मेरे पास इसमें। सारी मेरी ब्लू रेंज वाले भी हैं, अब खैर रेड आने लगा है ना। हाँ, तो बेसन, तूर दाल, चना दाल, मूंग दाल और क्या था, सफ़ेद तिल, ये सारे कंटेनर, न्यूट्रीला, ये सारे पैक्ड हो गए हैं। जिसमें से सारे के सारे पैकेट ऑनलाइन मंगवाई हुई ग्रोसरी थी, है ना। एक आधी शायद डी मार्ट वाला बचा होगा, क्योंकि डी मार्ट हम हमेशा नहीं जा पाते हैं ना, है तो बगल में आधा घंटे की दूरी पे, लेकिन वो तभी जाते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, क्योंकि हमें जलगांव जाना पड़ता है हमारी सिटी में। तो या तो साई जीवन है, या फिर हम फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी मंगाती हूँ मैं। चलो नमक के भी पैकेट पैक कर लेते हैं। 2 तरीके के नमक इस्तेमाल करती हूँ मैं, जैसे तेल 2 तरह के लेते हैं हम, मस्टर्ड ऑयल और पीनट ऑयल, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ 2 तरीके के। किसी में भी कोई भी यूज़ कर लेते हैं, पर तेल 2 आते हैं घर में, ठीक है। ऐसे ही नमक आता है टाटा वाला भी और रॉक सॉल्ट भी। पहले मैं दोनों अलग अलग भरनी में रखा करती थी, जैसे कभी ये यूज़ किया कभी यूज़ किया, फिर वो भी बड़ा तामझाम लगता था। फिर केवल एक ही अगर पैकेट यूज़ करना है टोटली, तो फिर अगर हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सी एडवाइस मिली कि फिर आपकी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, और जो कि ये बात मुझे कुछ हद तक सही भी लगी। फिर तब से काफ़ी टाइम हो गया मैं ऐसा करती हूँ कि ना आयोडीन की कमी रहे ना रॉक सॉल्ट की कमी रहे, तो करो क्या, दोनों को मिक्स कर लो, ताकि दोनों एक साथ ही यूज़ होते जाएं। तो बस फिर 2 किलो का पैकेट था ये टाटा सॉल्ट आयोडीन नमक।
और एक था 1 किलो का ये था रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा और भी एक डब्बे में था रॉक सॉल्ट, तो वो भी मैंने मिक्स कर लिया। मतलब मैं इक्वल दोनों नमक को बराबर मिक्स कर लेती हूँ। डाला मैंने भी एक पैकेट था, लेकिन आधा डब्बे में एक रखा हुआ था, वो भी मिक्स कर लिया। अब ये सारे नमक अच्छे से मिक्स हो गए, ठीक है। फिर इनको मैं एक छोटी सी भरनी है, ये हमारी सेरेमिक जार, जिसमें वुडन स्पून रखती हूँ मैं नमक के लिए, चाहे कितना बारिश का मौसम हो कैसा भी हो। ये देखो, ये डब्बी तो खुली सी भी ढक्कन ऐसे रहता है, इससे नमक सीलता नहीं है। ये वुडन स्पून यूज़ करती हूँ मैं, जिससे स्टील की चम्मच नमक में ख़राब हो जाती है, इसलिए हमेशा वुडन यूज़ करनी चाहिए। सिरेमिक जार में बहुत अच्छा रहता है नमक रखना और शुद्ध घी रखना। हालांकि नहीं रख पाती हूँ मैं शुद्ध घी सिरेमिक में, क्योंकि गरम वरम भी करने पड़ते हैं, वो स्टील का यूज़ कर लेते हैं। और ये है चावल, 2 किलो है, इसमें 65 रुपीज़ केजी चावल है, 2 किलो है ये। और ये हम लेते हैं साइन जीवन से, लोकल यहीं पर जो शॉप है, क्योंकि चावल हमेशा थोड़ा थोड़ा लेना रहता है, अपना यहीं से ले लिया। काफ़ी लंबे समय तक हम यूज़ करते थे कोलम, फिर वाडा कोलम हमने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया, फिर हमने जगन्नाथ भोग यूज़ किया बहुत दिनों तक। पहले वाडा कोलम लेते थे, आदत लग गई, फिर मिलना बंद हो गया। फिर हमने जगन्नाथ भोग शुरू किया, उसकी आदत लग गई, वो मिलना बंद हो गया। अब पिछले शायद 4-6 महीने से ये मेहर चावल लेते हैं, फिलहाल अब ये मिल रहा है। होता है ना, किसी एक चावल की आदत लग जाती है, फिर वो चावल नहीं मिल रहा है। तो ये मेहर चावल है, 65 रुपीज़ केजी है, और यही हम रेगुलर राइस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है डिंक महाराज, मतलब कि गोंद, इसको महाराष्ट्र में डिंक कहते हैं और हम यूपी में इसको गोंद कहते हैं, खाने वाली गोंद। सारा जो जड़ की फसाद थी, ये जो डब्बा डुब्बी भरे गए हैं, ये इसकी वजह से, क्योंकि डिंक निकाला मैंने अपने स्टोरेज कंटेनर से, गोंद का पैकेट, इसको निकालने के चक्कर में वो 4-6 पैकेट जो नज़र आए, तो मैंने कहा चलो इन सबको भी रिफ़िल कर लिया जाए। एक्चुअली जो रात में बनाना है मुझे आइटम, उसके लिए मुझे ये गोंद चाहिए थी, इसके लिए मैंने फिर वो डब्बा पिटारा निकाला जो हम डी मार्ट से शॉपिंग करके लाए थे, या फिर ग्रोसरी वाला। तो फिर सारे डब्बे भर लिए गए। और अब बज रहे हैं 7:30, और 7 बजे से मैंने शुरू किया था, आधा घंटे लग गए वो डब्बा डुब्बी भरने में। यहाँ पर मिक्सिंग बोल में मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, नमक स्वाद के अनुसार, और एक बड़ा चम्मच भर के लिया अजवाइन, अच्छे से रगड़ के डाल दिया है। और इसमें आधा कप डालेंगे हम मोयन। इसके लिए आप चाहे घी का इस्तेमाल करें, चाहे मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, हम 2 तरह का तेल लेते हैं, तो अब इसमें सरसों का तेल तो कच्चे इसमें नहीं डालेंगे, है ना। भले हम फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल, लेकिन मठरी के लिए नहीं, मतलब और सारी चीज़ों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। और मोयन अगर हमें लगाना हो तो या तो हम मूंगफली का तेल डालेंगे, या फिर हम शुद्ध घी डालेंगे, इन्हीं दोनों में से, है ना। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, ये मिला करके हो गए 3 कप, ठीक है। और इसमें आधा कप, 3 कप में आधा कप मोयन डालोगे, चाहे घी का डालो, चाहे मूंगफली का तेल का डालो, वो आपकी चॉइस है। अच्छे से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है हाथों से पूरा। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँथना है, और बिल्कुल सख्त सा आटा गूँथना, जितना हो सके कड़क आटा गूँथना, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर वो ना गीला हो जाता है। कभी भी कोई भी मठरी नमक पारे बनाने हैं तो उसके लिए ऐसा ही सख्त सा आटा तैयार करना चाहिए। ये गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी अगर आप एक एक हाथ में पकड़ा दो ना, तो चूसते रह जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं बच्चे, मुझे याद है ऐसे मठरियाँ वगैरह नाश्ता जब भी मम्मी बना के देती थी ना, तो ऐसे उनको ऐसे प्लेट में रख के दे दो, गिराएं पिड़ाएं कुछ भी करें, खाएं, फिर मुंह में डालें, ये बढ़िया रहता है एकदम। अब उसको मैंने अच्छे से गूँथ के ढक करके साइड में रखा। अब ये बड़ी कढ़ाई है, इसमें डाला है 2 कप गेहूं का आटा। 2 कप गेहूं के आटे में पूरा आधा कप बेसन डाला है, और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मम्मी की दी हुई सोने जैसी कढ़ाई वाकई में एकदम सोने जैसी ही है। सारे काम इसके एकदम सोने जैसे ही रहते हैं, शुद्ध वाले काम। तो यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा और आधा कप बेसन ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये कुक टॉप में मैंने रखी है ये कढ़ाई, और ये क्या इंफ्रारेड में रखी है,
और इसके बाद इसको धीमा धीमा सा बिल्कुल मीडियम आंच में अच्छे से लगातार मिक्स करते हुए भून लेंगे। ड्राई रोस्ट करना ये बहुत अच्छी टिप होती है। अगर आप सूखे आटे को पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं जितना मैक्सिमम, उसके बाद आप घी डालेंगे ना तो लड्डू में घी अच्छा खासा नज़र आएगा और घी भी कम लगेगा। तो यहाँ पर आटा और बेसन भुन गया था काफ़ी हद तक, अभी और भूनना है। तब तक मैंने यहाँ पर आधा कप घी डाला है। आधा कप घी तो बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने पहले आधा डाला, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब फिर इसमें बहुत ड्राई लग रहा है ना, फिर इसमें आधा कप डालेंगे, यानी टोटल 1 कप घी डाल करके ये पूरे आटे को मैंने भूना है। अभी भी बहुत सारे घी की कमी है इसमें, लेकिन वो हम बाद में अभी एक और प्रोसेस करेंगे जिससे कि उसमें वो भी मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 कप घी डाला मैंने, पहले आधा कप डाला था ना, फिर अभी आधा कप डाला। बिल्कुल नाप के डालती जा रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ। कई बार मैं अंदाज से चीज़ें डालती हूँ तो फिर मैं ही भूल जाती हूँ कि अच्छा फिर कैसे रहेगा रेशियो। 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, पहले ड्राई रोस्ट कर लिया, फिर मैंने 1 कप घी डाल लिया, मतलब 2 बैचेस में डाला लेकिन 1 कप घी डाला। तो ये अभी ये सीन है इसका, टेक्सचर जो भी है ड्राई लग रहा है ना, अभी इसमें घी की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे ड्राई फ्रूट भी फ्राई करने हैं तो वो घी भी इसमें जाएगा ही, तो रुक जाती हूँ अभी, फिर ज़रूरत लगेगी तो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में आधा कप घी गरम किया। आधा कप घी गरम करने के बाद 1/3 कप का इस्तेमाल किया है काजू लिए हैं, बादाम और पिस्ता। 1/3 जो कप है ना, 1/3 कप, उसको ही भर भर के डालती गई। और इसी के साथ ही जब पहले काजू बादाम और पिस्ते फ्राई हो गए हैं, फिर मैंने डाल दिया है किशमिश लास्ट में, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से फूल सी जाती है, तो उसको एकदम लास्ट में डालें जब काजू और बादाम अच्छे क्रंची हो जाए। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है ड्राई फ्रूट्स का, घी बिल्कुल सोक नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स, पूरा का पूरा घी पैन में ही है, बस अच्छे वो फ्राई हो गए हैं। फिर हमने घी निथार करके ड्राई फ्रूट सारे के सारे डाल दिए हैं इसमें कढ़ाई में, आटे वाले मिक्सचर में, क्योंकि अगर इससे का जो घी निकलेगा ना, फिर ज़्यादा बर्तन करके क्या ही फ़ायदा, फिर प्लेट में डालो, फिर प्लेट से इसमें निकालो, इसलिए मैं डायरेक्ट आटे में डालती जा रही हूँ। पूरा घी वैसा का वैसा ही रखा था। फिर मैंने ये गोंद इसमें डाल करके फ्राई किए। गोंद को मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया, छोटे छोटे मतलब टोटल हाफ कप गोंद लिया, पहले 1/4 कप डाला पैन में, पूरा अच्छे से फूल जाए, क्योंकि गोंद का क्या है ना, पूरे घी में अच्छे से डूब के फ्राई हो तभी वो रहेगी अच्छी, फूलती है, वरना फिर वो कड़ी रह जाती है। और मीडियम आंच में इसको पूरा अच्छे से पहले घी में फ्राई होने दें। तो चूँकि मैंने 2 बैचेस में ये आधा कप गोंद फ्राई की है, तो पहले एक बैच फ्राई किया, उसको एक बोल में निकाल लिया, वापस से उसी घी में, क्योंकि घी वही चल रहा है अभी, जो मैंने आधा कप घी डाला था पैन में, जैसे ड्राई फ्रूट फ्राई किए, फिर मैंने गोंद फ्राई की, एंड सेकंड बैच गोंद भी इसी घी में फ्राई हो गई। तो पहली बार मैंने इस तरीके से पैन में ही फ्राई करती जा रही हूँ। वही होता है ना, काम करते करते भी हमें कई बार अपने ही दिमाग से आइडिया लगता है, तो मैंने सोचा वो कढ़ाई में आटा रहने दो, इसमें ही घी से फ्राई करते करते ये सारी चीज़ें, और इनमें भी घी रहता ही है ना, ड्राई फ्रूट जब हम फ्राई करते हैं तो वो उसी आटे में मिक्स होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप गोंद भी पूरी अच्छी फ्राई कर ली है। अभी भी पैन में घी बचा हुआ है, फिर मैंने इसमें डाल दिया है सूखा नारियल, और ये डालिए खसखस। घी में खसखस अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी घी की ज़रूरत पड़ती है खसखस के लिए, इसलिए ये लास्ट में किया। और चूँकि पैन में घी है, बस इसी लगे हाथ सूखा नारियल भी इसमें फ्राई हो गया। सूखे नारियल को मैंने चिप्स कटर से ऐसे पतला पतला ग्रेट किया था, जो कि खाने में चुभता नहीं है लड्डू खाते वक्त, और पूरा पतली स्लाइस जो होती है ना, वो पूरी उसमें बाइंड हो जाती है। अब क्या किया, उसी पैन में जिसमें अभी मैंने खसखस और कोकोनट फ्राई किया, उसी में गोंद डाल दी, जो अभी फ्राई की थी ना गोंद, उसको पूरा अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लिया। ये प्रोसेस आप मिक्सर में भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी किया। अब ये सारे पूरे फ्राइड आइटम और जो भी पैन में घी था, वो सारा का सारा निकाल करके पूरा इसमें डाल दिया आटे वाले कढ़ाई में। अब क्या होगा, जो घी है ना ड्राई फ्रूट्स में, वो पूरा आटे में ही मिक्स हो जाएगा। तो जो हमें अभी ड्राई ड्राई लग रहा था आटा, फिर वो ड्राई लगना बंद हो गया, क्योंकि जो घी हमने यूज़ किया फ्राइंग में ड्राई फ्रूट फ्राई किए, वो सारा सारा घी तो गया ना आटे में ही। तो ये देखो, अब एक सॉफ्टनेस भी आ गई, हो गया ना। और अभी फिर मैंने इसको कुछ देर भून लिया, और इसका कलर बिल्कुल डार्क गोल्डन हो जाए, और बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है, एकदम शानदार। शुद्ध घी की खुशबू ही अलग ही होती है, ऊपर से जब वो गेहूं के आटे के साथ भुना जाए, या फिर बेसन इसमें मिक्स है, उसकी जो खुशबू होती है, और प्लस ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स हो चुके हैं। तो इस स्टेज में अब ये एकदम मिक्सचर
कंप्लीट रेडी है। फिर भी मैंने उसको मीडियम आंच में अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा और जैसे दिल को सुकून मिल जाए कि हाँ अब तो ये कलर दिख रहा है मम्मी जैसा भूनती हैं। मम्मी तो इससे भी डार्क भूनती हैं, एकदम लाल रंग का दिखता है। तो मैंने मतलब जो वही बोला ना, जो देखते हैं देख देख के ही सीखा जो है बनाया फिर भी नहीं था कभी, सोचो बांदा में नहीं बनाया था कभी भी, बस वो कैंप हम देखते रहते थे। और वो मम्मी कहती रहती थी कि मीनू तुम बना लोगी, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे करना वैसे करना, और वैसे वैसे सुनते सुनते ही ऐसे वैसे करके ट्रायल मारते मारते अब जो है अभ्यस्त हो गई, बना लिए मैंने फाइनली। मतलब आज नहीं, पहली बार बनाए, बना चुकी हूँ पहले भी, मतलब अभी हर बार ही ऐसा फील होता है। और अब उसको मैंने रख दिया है साइड में। अब दूसरी कढ़ाई रखी है, ये भी सोने जैसी सुंदर सुशील, क्या शुद्ध गिलट वाली कढ़ाई है। इसको रखा, इसमें तेल गरम करने रखा, पीनट ऑयल डाला है और मोयन के लिए मैंने शुद्ध घी डाला था। और अब बारी आती है, इस आटे से बड़े बड़े बॉल्स बना लिए। अब डिवाइड कर लो अपने हिसाब से कितना बड़ा आपको बेलना है, तो 4 हिस्सा कर लिए और मतलब ऐसे अंदाज से। और फिर इसको ना मोटा मोटा बेलेंगे। ये जो नमक पारे हैं ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं, और हम लोगों के चाय के साथ खाने के लिए। मैदा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा घी तेल का मोयन नहीं करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है ना। तो बस इसमें सूजी का जो खुसखुसापन आता है, क्रिस्पी होते हैं, बेसन से जो सोंधापन आता है, और गेहूं के आटे की खुशबू सोंधापन जो रहता है वो ही है। इसको मैंने मीडियम थिक बेला है। वैसे इसको बहुत मोटा भी बेलते हैं, हमारी मम्मी दादी लोग पहले बनाती थी ना खुरमा, नमकीन खुरमा, बहुत मोटे मोटे से होते थे, मतलब ऐसे गद्दे टाइप से फूला फूला मोटा वाला नहीं आता। लेकिन अब मैं अब इतना मोटा नहीं बना रही हूँ, मैंने हल्का पतला रखा है। आप चाहो तो इसको और मोटा बेल सकते हो और स्क्वायर शेप में कट कर सकते हो, ऐसे जैसे शक्कर पारे नहीं होते वैसे आप इसको पीसेस कट कर सकते हो। पर मैंने ये नमक पारे लंबे लंबे रखे हैं। आजकल लेंथ वाइज वाले मार्केट में भी मिलते हैं ना, तो ऐसे लंबे लंबे से मिलते हैं नमक पारे, आप देखिएगा बहुत बढ़िया हलवाई स्टाइल जो मिलते हैं लंबे लंबे से। तो इस तरह से और लंबे लंबे भी आप रख सकते हो, मैंने मीडियम लेंथ रखी है। अच्छा, इसको काटने के लिए ना पहले से ध्यान नहीं दिया मैंने, पहले पूरा बेल लिया। एक्चुअली उसको ना पहले स्क्वायर शीट बना लेनी चाहिए, तब वो इक्वली बनते। मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही बेला मैंने काटना शुरू कर दिया स्ट्रिप्स। अभी मैं नेक्स्ट बैच दिखाऊंगी आपको। मीन्स इसको लंबा लंबा काटना है और मीडियम थिक मैंने रखा है। आप इसको मोटा भी रख सकते हैं, आप इसे स्क्वायर भी कट कर सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा सब टोटल आपकी चॉइस है। मेन मुद्दा ये है रेशियो। तो 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और आधा कप सूजी, ये टेस्ट को मतलब फ़र्क देगा कम ज़्यादा से, ठीक है। बाकी छोटे बड़े मोटे से उसका कोई लेना देना नहीं है स्वाद से। नमक सही रहे तो हर नमक पारे अच्छे लगेंगे, अजवाइन का टेस्ट रहे और मोयन अच्छा रहे। और मीडियम नहीं, बिल्कुल मैं तो कहूँगी धीमी आंच में इनको फ्राई करो, क्योंकि मीडियम बीच में भले ही किया है, तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया। और मीडियम नहीं बल्कि धीमी आंच में लगातार हिलाते हुए इसको बेलना है। अच्छा, ये देखो सेकंड वाली शीट जब मैंने बेली तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले ही उसको स्क्वायर कर लो। अगर आपने ऐसे साइड्स निकाल करके बिल्कुल अच्छे से क्लीन स्क्वायर शीट रखी तो उसको बहुत इजी हो जाएगा। आप पूरी लेंथ वाइज ऐसे कट करो, फिर एक बार ऐसे कट करो। आज आईपीएल मैच देख रहा था शुभम, इसीलिए उसके लिए मैंने वो पॉपकॉर्न बनाए थे। स्टार्टिंग आपने देखा व्लॉग में, तो वही 7:30 करीब, हाँ, पहले उसको पॉपकॉर्न बना के दिए 7 बजे। कुछ नमकीन वगैरह नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा लाओ आज ये नमकीन मठरी बनाती हूँ। तो पॉपकॉर्न उसको 7 बजे बनाए, उसके बाद आधा घंटा वो डब्बा डुब्बी भरे। 7:30 बजे से ये मेरा काम शुरू हुआ लड्डू मठरी वाला। तो ये फिर नमक पारे धीमी आंच में फ्राई करने हैं, क्योंकि इनको सिकने में टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। लगे चाहे तो आप दूसरा काम भी करते रहे मेरी तरह। मैंने जब ये किया ना, मठरियाँ एक तरफ बन रही थी, फिर मैंने रोटियां सेकी, एक तरफ दाल चढ़ाई, तो ये काम भी गैस में करती जा रही थी और ये धीमी धीमी आंच में मैं फ्राई करती जा रही थी। बस इसको धीमा ही रखना, क्योंकि ये मोटा ही है ना, मतलब बहुत पतला नहीं है ना। जैसे मैदे का क्या है, हम लोग बहुत पतली सी मट्ठी बनाते हैं, मैदे की मट्ठी से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बहुत सख्त रहती हैं, मतलब सख्त का मतलब ऐसे मोटी सी भी हैं और क्रिस्पी भी हैं, है ना, उस तरीके का। और इसमें सूजी रवा और बेसन और गेहूं का आटा है, तो टोटली डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। जो हम लोग पतली मट्ठी बनाते हैं मैदे वाली, उससे बिल्कुल अलग है ये। और एकदम धीमी आंच में जब अच्छा डार्क सुनहरा रंग आता जाए तब निकालते रहना है। तो छोटे छोटे बैचेस में मैंने इनको फ्राई किया था,
फ्राई करती जा रही हूँ और साइड में निकालती जा रही हूँ। लास्ट बैच अभी बाकी था, वो फ्राई हो रहा है। तब तक मैंने फिर सोचा चलो अब ये लड्डू का काम शुरू करते हैं। जो हमने आटा भून के रखा था, इसमें मैंने मिलाई है भूरा शक्कर। ये तगार भूरा शक्कर है, ये मैंने नहीं बनाई, ये तो मुझे आज तक बनाना नहीं आया, अभी भी डर लगता है। ये मार्केट की है, बांदा की लेके रखी हुई थी पहले से ही कि जब भी लड्डू बनाना हो तो इस बार मैं ज़्यादा से लेके आई थी जब गई थी। और इसमें डाली है मैंने 4-6 इलायची कुटी हुई इलायची। 2 कप भर के मैंने डाली है भूरा शक्कर, क्योंकि मैंने ऐसे अंदाज़ा लिया कि 2 कप गेहूं का आटा था, आधा कप बेसन था, और इसमें पूरा पूरा 1.5 कप घी लगा है, और 1 कप तो होंगे पूरे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने 2 कप पूरा भूरा शक्कर डाला, अच्छे से मिक्स किया। और मेरी ना टेस्ट करने की आदत नहीं है, कुछ भी मैं बनाती हूँ, मैं इतने व्यंजन बनाती हूँ, आप वीडियो में देखते हो, घर में भी होगा, मैं मुंह में नहीं डालती, ऐसे टेस्ट करने की भी आदत नहीं। ऐसे खाना बनाते समय नहीं लोग चख लेते हैं, ऐसे ही भले वो फिर कम जाए चाहे ज़्यादा जाए, भगवान भरोसे रहता है काम। पूरे लड्डू पूरे अच्छे से चीनी मिक्स करने के बाद आटा से पूरा बांधते गए हाथों से, और लड्डू बन गए। ये देखो मेरी सोने जैसी कढ़ाई बिल्कुल चमक रही है ना, ऐसा लगता है इसे धुल गई हो, जबकि अभी धुली नहीं है। मतलब लड्डू बांधते बांधते लास्ट में ना चाटा पोछी की जाती है हाथों से, वो पूरा ऐसे चाट पोछ करके पूरे लड्डू तैयार, और थाली में रखते जाएंगे, जिससे लड्डू अगर हल्के से गुनगुने से भी रहें तो वो बैठे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहें। गर्मी है देखो इतनी, और घी में है, इतना सारा घी भी था, कढ़ाई में गुनगुना सा था वो, मतलब टेम्परेचर। बढ़िया से बन गया लड्डू और मट्ठी तैयार। तो ये हुआ घर का बना हुआ नाश्ता, वो भी गेहूं के आटे से। और ये हमारी सोने जैसी कढ़ैया रानी, बिल्कुल नॉर्मल साबुन और पानी से, कुछ भी नहीं। जैसे मैं स्टील के बर्तन धुलती हूँ, कांच के बर्तन धुलती हूँ, सेम वैसे ही मैंने इसको भी धुला। और ये बर्तन भी धुल गए, और इनको ठंडा होने दिया, क्योंकि ये जो खुरमा है ना, नमकीन नमक पारे, इनको एकदम अच्छा ठंडा होने की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा जैसे कोई भी ऐसे बास्केट हो ना जिसमें छेद रहे हैं जाली वाले, उनमें निकालना चाहिए, ताकि इनको हवा लगे नीचे से भी, ये अच्छे ठंडे हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि इसमें घी तेल निथरता रहता है फ्राई करने के बाद, नहीं, बट बहुत ठंडे हो जाएं अच्छे। फिर उनको किसी भी धुले हुए साफ डब्बों में भर के रखेंगे। शुभम का मैच देखते देखते 10:30 बज गए, और 7 बजे से मैंने रसोई शुरू की थी। उसका पॉपकॉर्न जब मैंने कुकर रखा तो 7 बजे थे। और पॉपकॉर्न में जो कुकर इस्तेमाल किया था वो मेरा बहुत पुराना कुकर है, एल्युमिनियम का, उसे मैं कोई कुकिंग नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो पॉपकॉर्न ही बनाती हूँ। एक दिन एक कमेंट आया था, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप एल्यूमिनियम का कुकर ना इस्तेमाल करें। हमने मन में सोचा हमारे पास खुद ही 4-6 कुकर है स्टील के, हम क्यों ही इस्तेमाल करेंगे बहन। वो स्टील का कुकर ख़राब नहीं कर रहे हैं, इस चक्कर में पुराने कुकर में पॉपकॉर्न बस बनाती हूँ और कुछ नहीं। और फिर 2 डब्बे धुले हुए रखे थे ऑलरेडी, और उनमें एक में भरा लड्डू और एक में भरा ये नमक पारे, ठंडे हो गए थे तब। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, फिर 11 बजे ये सब करके उन लोगों का खाना पीना भी इस बीच में हुआ। फिर वो सब बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए, और लड्डू और मट्ठी तैयार। इसको देखते ही मुझे हॉस्टल की याद आ जाती है यार हमेशा हॉस्टल में लड्डू मट्ठी का नाश्ता मम्मी बना के देती थी। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, जब तक बच्चे कच्चे भी हो गए तब तक भी लड्डू मट्ठी का नाश्ता घर से हमेशा आता था। बच्चे बड़े हो गए तब से मैंने बनाना शुरू किया, और अब मुझसे बनने लगा। ये तो कोई भी लड़की बना सकती है बस बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर ये देखो टाइम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।